दरवाजा बंद था और कमरा बिल्कुल शांत था, लेकिन सुरक्षा बलों को यकीन था कि इसी घर के अंदर वह आदमी छिपा है जिसने वर्षों तक कश्मीर में आतंक की सबसे खतरनाक रणनीतियां तैयार की थीं। बाहर घेरा कसता जा रहा था और अंदर इतिहास का एक अध्याय खत्म होने वाला था। यह कहानी है गाजी बाबा की, एक ऐसे आतंकी की जिसे कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद का सबसे बड़ा ऑपरेशनल दिमाग माना जाता था और जिसे मसूद अजहर का नंबर 2 कहा जाता था। उसका असली नाम राणा ताहिर नदीम था, लेकिन घाटी में वह शहबाज खान, अब्बू हिजरत और जिहादी जैसे कई नामों से जाना जाता था। पाकिस्तान के बहावलपुर में जन्मा गाजी बाबा बचपन में एक सामान्य छात्र था, लेकिन 1980 के दशक में अफगानिस्तान का युद्ध उसके जीवन की दिशा बदल गया। वह अफगानिस्तान पहुंचा और मुजाहिदीन लड़ाकों के साथ ट्रेनिंग लेने लगा। हक्कानी नेटवर्क से जुड़े लड़ाकों के बीच रहकर उसने गुरिल्ला युद्ध की रणनीतियां सीखीं और गुलबुद्दीन हेकमतियार के गुट के साथ लड़ाई में हिस्सा लिया। अफगानिस्तान से लौटने के बाद उसकी मुलाकात मौलाना मसूद अजहर से हुई। यह मुलाकात उसके लिए निर्णायक साबित हुई। उस समय मसूद अजहर हरकतुल अंसार का बड़ा नेता था और भारत में आतंकी गतिविधियों की योजनाएं बना रहा था। गाजी बाबा उसकी सोच और रणनीति से इतना प्रभावित हुआ कि जल्द ही संगठन में उसका कद बढ़ गया और उसे डिप्टी कमांडर की जिम्मेदारी मिल गई। फरवरी 1994 में जब मसूद अजहर भारत में अनंतनाग से गिरफ्तार हुआ तो गाजी बाबा ने अपना पूरा ध्यान एक ही मिशन पर लगा दिया और वह मिशन था अपने नेता मसूद अजहर को जेल से छुड़ाना। इसी उद्देश्य से वह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से घाटी में दाखिल हुआ और स्थानीय नेटवर्क तैयार करने लगा। इसके बाद घाटी में कई घटनाएं सामने आईं। साल 1994 में विदेशी पर्यटकों का अपहरण, फिर 1995 में पहलगाम से 6 विदेशी नागरिकों को किडनैप करने की घटना, इन सब के पीछे उसी की योजना बताई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण कुछ योजनाएं पूरी नहीं हो सकीं, लेकिन उसने लगातार नए तरीके खोजे। उसने संगठन के लिए नए फ्रंट नामों का इस्तेमाल किया, जेल से मसूद अजहर को भगाने के लिए सुरंग खोदने तक की योजना बनाई और कश्मीर में फिदायीन हमलों की रणनीति को संगठित रूप दिया। धीरे धीरे वह घाटी में सक्रिय आतंकी नेटवर्क का केंद्रीय चेहरा बन गया। कश्मीर में हुए कई बड़े हमलों, कार बम विस्फोटों और मिशनों की योजना उसी के नेतृत्व में तैयार होती थी। सुरक्षा एजेंसियों के लिए वह एक ऐसा लक्ष्य बन चुका था जिसे खत्म करना बेहद जरूरी था, क्योंकि माना जाता था कि उसके खत्म होने से पूरे नेटवर्क को बड़ा झटका लगेगा। लेकिन इस कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा वह ऑपरेशन था जिसमें महीनों की खुफिया निगरानी, एक छिपे हुए ठिकाने का राज और सुरक्षा बलों की सटीक योजना शामिल थी। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने गाजी बाबा की कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो चलिए रहस्य टॉक शो पर हाजी बाबा के खात्मे की यह कहानी शुरू से शुरू करते हैं। अक्टूबर 2001 की एक सुबह श्रीनगर में अचानक धमाके की आवाज गूंजती है। जम्मू कश्मीर विधानसभा परिसर धुएं से भर चुका था और हर तरफ अफरा तफरी थी। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि यह उस नेटवर्क की ताकत का संकेत था जिसका संचालन घाटी में बैठा एक खतरनाक रणनीतिकार कर रहा था। यह रणनीतिकार था गाजी बाबा, जिसे जैश-ए-मोहम्मद की कमान संभालने वाला सबसे भरोसेमंद चेहरा माना जाता था। मसूद अजहर की गिरफ्तारी के बाद जिस व्यक्ति ने लगातार योजनाएं बनाई और उन्हें अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की, वह वही था। मसूद अजहर को छुड़ाने के लिए कई कोशिशें नाकाम होने के बाद उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया, और यह कदम था इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 का कंधार हाईजैक। इस घटना के पीछे जिन लोगों की रणनीतिक भूमिका बताई जाती है, उनमें गाजी बाबा का नाम प्रमुखता से लिया गया। इस घटना के बाद मसूद अजहर की रिहाई हुई और संगठन के भीतर गाजी बाबा का कद और बढ़ गया। रिहाई के बाद मसूद अजहर ने उसे जम्मू कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर इन चीफ बना दिया। घाटी में होने वाली लगभग हर बड़ी आतंकी गतिविधि के समन्वय की जिम्मेदारी उसी को दी गई। उसे कश्मीर में ही रहकर अलग अलग ठिकानों से काम करने को कहा गया, ताकि भारत के खिलाफ योजनाएं लगातार तैयार होती रहें। इसी दौर में भारत की संसद पर हमले की योजना भी तैयार की जा रही थी। गाजी बाबा को संगठन में मसूद अजहर के बाद सबसे प्रभावशाली व्यक्ति माना जाने लगा था। किसी भी बड़े ऑपरेशन से पहले उसकी सलाह और मंजूरी जरूरी समझी जाती थी। घाटी में रहते हुए उसने कई ठिकाने बदले, पहले बांदीपुर और बाद में गांदरबल। वह लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहता था, जिससे सुरक्षा एजेंसियों के लिए उसे पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता था।
गुरिल्ला युद्ध की रणनीति, पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन चलाने की समझ और बंधक बनाकर दबाव बनाने की तकनीक, इन सब में उसे माहिर माना जाता था। बताया जाता है कि उस समय कश्मीर में कई हमलों और सैनिकों को निशाना बनाने की घटनाओं के पीछे उसी की योजना होती थी। साल 2000 और 2001 के आसपास उसका नेटवर्क घाटी में लगातार सक्रिय था और उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे वह भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की मोस्ट वांटेड सूची में सबसे ऊपर पहुंच गया। एक ऐसा ऑपरेटर जो हर बार बच निकलता था और हर नए हमले के साथ और खतरनाक बनता जा रहा था। लेकिन घाटी में छिपकर चल रहा यह खेल ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला था, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां भी चुपचाप उसकी तलाश में एक ऐसा ऑपरेशन तैयार कर रही थीं जो इस कहानी का अंत लिखने वाला था। घाटी की ठंडी रातों में एक ऐसा डर फैल चुका था जिसका कोई चेहरा आम लोगों को दिखाई नहीं देता था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां जानती थीं कि यह डर एक ही नाम से जुड़ा है, गाजी बाबा। कहा जाता था कि अगर उसे जरा सा भी शक हो जाए कि कोई व्यक्ति सुरक्षा बलों को जानकारी दे रहा है तो वह बिना देर किए उसे खत्म कर देता था। इसी वजह से उसके खिलाफ खुफिया जानकारी जुटाना सबसे मुश्किल काम बन चुका था। साल 2000 और 2001 के आसपास भारतीय सुरक्षा बल इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि कश्मीर घाटी में सबसे बड़ा खतरा वही है। उसने करीब 300 हथियारबंद लड़ाकों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार कर लिया था जो लगातार हमलों और घात लगाकर किए गए ऑपरेशनों में शामिल रहते थे। सुरक्षा बलों को अक्सर इनकी वजह से नुकसान उठाना पड़ता था। दिलचस्प बात यह थी कि खुद को कश्मीर के लिए लड़ने वाला बताने वाला यह व्यक्ति स्थानीय लोगों पर भरोसा ही नहीं करता था। उसके चारों निजी अंगरक्षक कश्मीरी नहीं थे, वे या तो पाकिस्तान से आए थे या अफगानिस्तान से। इससे साफ था कि वह अपने सबसे करीब भी सिर्फ उन्हीं लोगों को रखता था जिन पर उसे पूरा भरोसा हो। करीब 39 साल की उम्र में वह घाटी में अपने नेटवर्क के साथ सक्रिय था। उसकी शादी बांदीपुरा की एक महिला से हो चुकी थी और उसका एक बच्चा भी था। फिर भी उसका जीवन लगातार ठिकाने बदलने और छिपकर रहने में बीत रहा था। इसी दौरान उसका एक भरोसेमंद सहयोगी सामने आता है, मोहम्मद सफी। 1996 से 97 के आसपास सफी ने करीब 5 लाख रुपए में एक घर खरीदा। बाहर से यह एक साधारण मकान लगता था, लेकिन असल में यह गाजी बाबा का सुरक्षित ठिकाना बनने वाला था। सफी पहले से ही उग्रवादियों का समर्थक माना जाता था और उसका भतीजा हिलाल अहमद डार हिजबुल मुजाहिदीन में कमांडर रह चुका था। गांदरबल का वह घर बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था, लेकिन अंदर एक रहस्य छिपा था। कमरे में रखी एक ड्रेसिंग टेबल के शीशे के पीछे एक गुप्त दरवाजा बनाया गया था। उसे खोलते ही एक छोटा छिपा हुआ कमरा सामने आता था। यही गाजी बाबा का असली ठिकाना था। अंदर मॉनिटर और कैमरों का इंतजाम था, जिससे वह बाहर की हर हलचल देख सकता था, जबकि बाहर से कोई उसे नहीं देख पाता था। इस तरह वह अपने परिवार के साथ उसी घर में रहते हुए भी दुनिया से छिपा रहता था। उसी समय घाटी में जैश-ए-मोहम्मद का प्रभाव बढ़ रहा था और कई लोग मानने लगे थे कि यह संगठन अब सबसे सक्रिय आतंकी नेटवर्क बन चुका है। लगातार बढ़ते हमलों के बीच सीमा सुरक्षा बल और अन्य एजेंसियों ने घाटी में अपने अनुभवी अधिकारियों को तैनात करना शुरू किया। एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी चुपचाप चल रही थी, क्योंकि अब सुरक्षा बल समझ चुके थे कि जब तक इस नेटवर्क के दिमाग को नहीं रोका जाएगा, घाटी में शांति लौटना मुश्किल होगा। अचानक एक फोन कॉल ने उस दिन घाटी में चल रहे सबसे बड़े शिकारी और शिकार के खेल को अचानक तेज कर दिया। बीएसएफ के कमांडेंट नरेंद्र नाथ दुबे को तुरंत दफ्तर बुलाया गया और वहां जो जानकारी उनका इंतजार कर रही थी वह वर्षों से तलाशे जा रहे लक्ष्य तक पहुंचने का मौका दे सकती थी। उस समय बीएसएफ ने अपनी इंटेलिजेंस प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक विशेष खुफिया शाखा तैयार की थी, जिसका काम था घाटी में सक्रिय आतंकी नेटवर्क की अंदरूनी जानकारी जुटाना। इसी नेटवर्क के जरिए एक अहम सूचना सामने आई। एक ऐसा व्यक्ति मिला था जो सीधे गाजी बाबा के ठिकाने तक पहुंच सकता था। जब दुबे दफ्तर पहुंचे, वहां जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के प्रमुख सुनील कुमार पहले से मौजूद थे। उन्होंने बताया कि उनका एक भरोसेमंद स्रोत है जो गाजी बाबा के हाइड आउट तक नियमित रूप से खाना और राशन पहुंचाता है। यही व्यक्ति सुरक्षा बलों को उस ठिकाने तक ले जा सकता था। योजना बेहद सटीक थी। तय हुआ कि वह आदमी खाने में बेहोशी की दवा मिला देगा और जैसे ही गाजी बाबा और उसके साथी बेअसर होते, सुरक्षा बल हाइड आउट पर छापा मारकर उसे पकड़ लेते। सब कुछ तैयार था, बस सही समय का इंतजार था।
लेकिन घाटी में चल रहे इस खामोश युद्ध में एक और परछाई मौजूद थी। बताया जाता है कि सुरक्षा एजेंसियों के भीतर ही किसी ने यह योजना लीक कर दी। जिस शाम ऑपरेशन होना था, निगरानी में पता चला कि गाजी बाबा पहले ही ठिकाना छोड़ चुका है। स्रोत ने भी पुष्टि कर दी कि हाजी बाबा वहां नहीं है और इस तरह एक बड़ा मौका हाथ से निकल गया। यह जुलाई 2001 का समय था। ऑपरेशन की विफलता के लगभग 5 महीने बाद देश ने एक ऐसी घटना देखी जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया। वह घटना थी संसद पर हमला। जांच के दौरान कई सुराग कश्मीर तक पहुंचे। बताया जाता है कि एक आतंकी तारिक ने अफजल गुरु को गाजी बाबा से मिलवाया था। पहलगाम के जंगलों में एक प्रशिक्षण शिविर में यह मुलाकात हुई, जहां गाजी बाबा अपने अंगरक्षकों के साथ मौजूद था। वहीं से आगे की योजना तैयार हुई। हमले में शामिल आतंकियों को हथियार, विस्फोटक और अन्य संसाधन उपलब्ध कराने में गाजी बाबा की भूमिका बताई गई। बाद की जांच और पूछताछ में भी उसका नाम इस हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में सामने आया। कहा जाता है कि कश्मीर में बैठे बैठे उसने राजधानी दिल्ली में होने वाले इस हमले की रणनीति तैयार की थी। दिसंबर 2001 में संसद पर हमला हुआ और इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं रहा, बल्कि एक मिशन बन गया। अब लक्ष्य साफ था, उस दिमाग को ढूंढकर खत्म करना जो बार बार भारत के खिलाफ हमलों की योजना बना रहा था। दिल्ली में संसद पर हमले के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियों को पहली बार एहसास हुआ कि खतरा अब सीमाओं या किसी एक राज्य तक सीमित नहीं रहा। अगर देश की संसद निशाने पर आ सकती है तो कुछ भी असंभव नहीं था। उसी पल से एक नाम लगभग हर खुफिया रिपोर्ट में बार बार सामने आने लगा और वह नाम था गाजी बाबा। हमले के बाद जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि आतंकी नेटवर्क के भीतर उसका प्रभाव कितना गहरा था। कहा जाता है कि अफजल गुरु ने पूछताछ के दौरान एक बार यह तक कहा था कि अगर गाजी बाबा किसी मिशन के लिए बुलाए तो कई लड़ाके खुद को पहले भेजने के लिए आपस में भिड़ सकते हैं। यही उसकी पकड़ और प्रभाव को दिखाता था। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह साफ हो गया कि उसे पकड़ना या खत्म करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। एक केंद्रीय मंत्री ने उसे कश्मीर का ओसामा तक कह दिया था। गाजी बाबा भी समझ चुका था कि अब वह हर एजेंसी की हिट लिस्ट में है। उसने अपने ठिकाने बदल दिए, पहचान छिपाने के लिए दाढ़ी तक कटवा ली और लंबे समय तक छिपकर काम करता रहा। करीब 1.5 साल तक वह सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ से दूर रहा। इस दौरान उसके नेटवर्क ने कई बार बीएसएफ के जवानों को निशाना बनाया। घाटी में लगभग रोज ऐसी खबरें आती थीं। फिर जुलाई 2003 आया, एक बेहद संवेदनशील समय। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कश्मीर यात्रा तय थी और श्रीनगर की सड़कों पर सुरक्षा बलों की कड़ी तैनाती थी। इसी दौरान एक गली से गुजरते एक दुबले पतले घबराए युवक पर जवानों को शक हुआ। तलाशी लेने पर पता चला कि उसके शरीर पर विस्फोटक बंधे हुए हैं। वह एक आत्मघाती हमलावर था। पूछताछ में पता चला कि वह कश्मीरी नहीं बल्कि पाकिस्तान के फैसलाबाद से आया अंसार नाम का व्यक्ति है, जिसे जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े नेटवर्क ने भेजा था। बताया गया कि उसका लक्ष्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की रैली थी। सुरक्षा बलों ने एक बड़े हमले को समय रहते रोक लिया था। अब अंसार से पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन धीरे धीरे बातचीत के अलग अलग तरीकों से जानकारी निकलने लगी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उससे बातचीत में मनोवैज्ञानिक तरीका अपनाया, उसकी तारीफ करते हुए, उसे भरोसे में लेते हुए। यही पूछताछ आगे चलकर उस सुराग तक पहुंचने वाली थी जिसकी तलाश सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से कर रही थीं। और यह था गाजी बाबा के छिपे हुए ठिकाने तक पहुंचने का सुराग। शाम के करीब 3:30 बजे वायरलेस सेट पर अचानक आवाज गूंजी, 08 मिसिंग है, अलर्ट रहो। कमरे में बैठे अधिकारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। यह वही आवाज थी जिसकी तलाश उन्हें महीनों से थी। कोड नेम 39 पहली बार साफ सुनाई दिया था। इससे कुछ समय पहले पकड़े गए आत्मघाती हमलावर अंसार से पूछताछ चल रही थी। शुरुआत में वह चुप रहा, लेकिन मनोवैज्ञानिक तरीके से बातचीत करते हुए अधिकारियों ने उसे भरोसे में ले लिया। उससे कहा गया कि अगर वह सहयोग करेगा तो उसकी जान बच सकती है और नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिल सकता है। धीरे धीरे उसने बोलना शुरू किया। अंसार ने बताया कि वह पाकिस्तान के फैसलाबाद से है और जैश-ए-मोहम्मद के लिए काम करता है। जब उससे पूछा गया कि क्या वह गाजी बाबा को जानता है तो उसने तुरंत हाँ कहा। उसने बताया कि उसका कोड नेम 08 है और गाजी बाबा का 39। दोनों की बातचीत रोज वायरलेस पर 2 बार होती थी, सुबह और शाम।
यह जानकारी बेहद अहम थी। बीएसएफ का एक जवान जो नियमित रूप से वायरलेस इंटरसेप्ट सुनता था, अचानक समझ गया कि वह 39 नाम पहले भी कई बार सुन चुका है। अक्सर किसी हमले या सैनिक की शहादत के बाद यही कोड नेम संदेश लेता था। अब यह साफ हो चुका था कि वही आवाज गाजी बाबा की है। योजना बनाई गई कि अंसार पहले की तरह वायरलेस पर बातचीत जारी रखेगा और जो भी जानकारी मिलेगी वह सुरक्षा बलों तक पहुंचाएगा। उसी दौरान अंसार ने एक और महत्वपूर्ण सुराग दिया। उसने बताया कि वह एक ऐसे बढ़ई को जानता है जो कश्मीर में छिपे ठिकानों के गुप्त कमरे बनाता था। बढ़ई को पकड़कर पूछताछ की गई। उसने बताया कि ज्यादातर जगह उसे आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाया जाता था, इसलिए ठिकानों का पता याद नहीं। लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां वह खुद गया था और उसे पहचान सकता था। यही वह क्षण था जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। अधिकारी तुरंत उसे लेकर निकले और उसने श्रीनगर के नूरबाग इलाके में एक घर की पहचान कर ली। बाहर से वह बिल्कुल साधारण मकान लगता था, लेकिन शक अब यकीन में बदल चुका था कि यही वह जगह हो सकती है जहां घाटी का सबसे वांछित आतंकी छिपा बैठा है। घर की पहचान होते ही बीएसएफ मुख्यालय में एक अहम बैठक बुलाई गई, क्योंकि अब अगला कदम तय करना था और वह कदम इस पूरी कहानी का निर्णायक मोड़ बनने वाला था। बीएसएफ के जवान अब उस घर की तरफ निकल चुके थे। जैसे ही वो उस घर के अंदर घुसे तो सब हैरान रह गए। कमरे में सब कुछ शांत दिख रहा था, जैसे वहां कोई हो ही नहीं। लेकिन एक इशारे ने पूरी तस्वीर बदल दी। कारपेंटर ने धीरे से कहा, साहब शीशा देखिए। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े अधिकारियों को पहले कुछ समझ नहीं आया। तभी बीएसएफ अधिकारी बीनू चंद्रन ने उस शीशे पर जोर से लात मारी। पहली चोट में कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरी ही पल अंदर से गोलियों की तेज बौछार बाहर आई और एक ग्रेनेड कमरे में आ गिरा। यह साफ हो चुका था, शीशे के पीछे छिपा कमरा ही असली ठिकाना था। अंदर मौजूद आतंकी बाहर की हर गतिविधि देख रहे थे और उन्हें समझ आ गया था कि अब बच निकलना आसान नहीं होगा। पहली गोली सामने खड़े जवान बलबीर सिंह को लगी और वे वहीं शहीद हो गए। ग्रेनेड का धमाका इतना तेज था कि एक अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका हाथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कमांडेंट N3 दुबे भी विस्फोट से घायल होकर गिर पड़े, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। घायल होने के बावजूद उन्होंने अपने बाएं हाथ से लगातार फायरिंग जारी रखी। कमरे में गोलियों की आवाज गूंज रही थी। तभी अंदर से एक और ग्रेनेड बाहर फेंका गया, जो सीधे दुबे के पैरों के पास आकर गिरा। उन्होंने तुरंत उसे पैर से धक्का देकर वापस अंदर कर दिया। कुछ सेकंड बाद जोरदार धमाका हुआ और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। गोलियों की आवाज बंद हो चुकी थी। जब सुरक्षा बल अंदर पहुंचे तो कमरे में कई शव पड़े थे। बिस्तर के पास नीली शर्ट पहने एक व्यक्ति उल्टा पड़ा हुआ था। आसपास हथियार और विस्फोटक सामग्री बिखरी हुई थी। तलाशी में भारी मात्रा में RDX, डेटोनेटर, रॉकेट और सैटेलाइट फोन बरामद हुए। पहचान की पुष्टि के लिए कुछ पूर्व उग्रवादियों को बुलाया गया। उन्होंने चेहरा देखते ही बताया, यही गाजी बाबा है। लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य बना। यह व्यक्ति आखिर उसी गुप्त कमरे में मारा गया जहां वह खुद को सबसे सुरक्षित समझता था। उसकी लाश को लेने कोई नहीं आया। इस ऑपरेशन में दिखाई गई बहादुरी के लिए कमांडेंट NN दुबे को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। कश्मीर घाटी में चलाए गए अभियानों में इसे BSF की सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई माना गया। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने एक खतरनाक नेटवर्क की रीढ़ तोड़ दी और आतंक के एक बड़े अध्याय का अंत कर दिया। दोस्तों, तो यह थी कहानी कश्मीर के ओसामा यानी हाजी बाबा के खात्मे की कहानी। कमेंट में जय हिंद लिखकर इंडियन आर्मी का हौसला जरूर बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।